नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागोजी में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यानी कि परिचय देखते हैं। इस पाठ में हम गणितीय सोच में शामिल प्रक्रिया तथा बच्चों को गणित सिखाते समय जिन क्षमताओं के विकास पर जोर देना चाहिए उन्हें देखेंगे। आजकल आमतौर पर कक्षाओं में गणित सीखने सिखाने को मशीनी तौर पर गणना करने और एल्गोरिदम लागू करने तक सीमित कर दिया गया है। हम में से बहुत से लोग किसी एल्गोरिदम में शामिल तर्क को जाने या समझे बिना उसको मशीनी तौर पर लागू कर देते हैं। इस पाठ के जरिए हम एल्गोरिदम में छुपी गणितीय अवधारणाएं व गणित के किसी भी विषय को पढ़ाते समय जिन पहलुओं पर वास्तव में जोर देना है उनको देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। गणित की दुनिया अमूर्त वस्तुओं और उनके बीच संबंधों की दुनिया है। जो गणित की दुनिया है वो क्या है? अमूर्त वस्तु और उनके बीच संबंधों की एक दुनिया है। अतः हम अमूर्तीकरण का अर्थ तथा इस दुनिया की समझ और विकसित करने में शामिल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की बात करेंगे। ये प्रक्रियाएं विशिष्ट स्थितियों का व्यापीकरण यानी कि जनरलाइजेशन तथा व्यापक कथनों और स्थितियों का विशिष्टीकरण अंत में हम उत्पत्ति और गणित के संदर्भ में इसके महत्व की बात करेंगे। हम अंत में इसके गणित के क्या संदर्भ थे और उसके महत्व की बात भी करेंगे। क्योंकि इस पाठ में शामिल की गई बातों पर हम पिछले पाठ में चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निम्न प्रश्न को हल कर पाएंगे, जैसे कि समझा सकेंगे कि अमूर्तीकरण किस तरह से गणितीय सोच का हिस्सा होती है। समझा पाएंगे कि गणित करने के लिए विशिष्टीकरण और व्यापीकरण की प्रक्रिया क्यों जरूरी होती है और वर्णन दे सकेंगे कि गणितीय उत्पत्ति क्या है। सोचने की उन प्रक्रियाओं की पहचान कर सकेंगे जिनका गणित पढ़ाते समय बच्चों में विकास किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। एक शिक्षक प्रशिक्षक अरुणा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से गणित सिखाने के उनके दृष्टिकोणों पर बातचीत कर रही थी। उनमें से अनेक लोगों की शिकायत थी कि बच्चे गणित सीखना ही नहीं चाहते। अरुणा ने उनसे पूछा कि उनमें से हर एक के लिए गणित का क्या अर्थ है या गणित के बारे में क्या सोच है, संख्या व गणना या कुछ और। शिक्षकों ने कहा कि गणित का अर्थ है संख्या और उन पर गणना करना। अरुणा ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो क्या इस परिभाषा में ज्यामिति, आकार व स्थान का अध्ययन ठीक बैठता है। कुछ देर मिलजुल कर सोचने के बाद यह परिभाषा सामने आई कि गणित समस्याओं और स्थानों का अध्ययन है। गणित क्या है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों कि गणित क्या है, संख्याओं और स्थानों का अध्ययन है। क्या है? स्थानों का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं। अरुणा बातचीत को कुछ दूसरी तरफ मोड़ते हुए संख्याएं क्या होती है, अरुणा ने पूछा कि संख्याएं क्या होती है। शिक्षक ने कहा, शिक्षक संख्याएं जैसे 5 का मतलब है 5 लोग होंगे, 5 कुर्सियां का मतलब है कि 5 कुर्सी होंगे आदि। इसी तरह से शिक्षक ने बताया। अरुणा, अच्छा तो आप यह कह रहे हैं कि इन सब बातों में सामान्य गुण है कि वे कितने हैं? आप उसे 5 कह रहे हैं। एक अध्यापक ने कहा, हाँ, और सभी संख्याएं ऐसी ही होती है। अरुणा, तब आप -5 को या -5 को कैसे समझाएंगे?
एक अध्यापिका ने कहा, इसका मतलब होगा कि 5 वस्तुएं कम हुए। जैसे कि हमें किसी को 5 रुपये देने हो। मज़ेदार बात यह है कि इस बातचीत से साफ तौर पर दिखता है कि हम विशेषण के रूप में संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए ही संख्याओं की अमूर्त अवधारणा तक पहुँचते हैं। जब हम किसी संख्या की बात करते हैं तो हम वास्तव में किसी समुच्चय के किसी निश्चित भौतिक गुण की बात कर रहे होते हैं। इस तरह जब हम 2 की बात करते हैं तो हम वस्तुओं के किसी समूह की ओर इशारा कर रहे होते हैं जिसकी वस्तुओं के साथ एक एक की संगति यानी कि 1-1 करस्पॉन्डेंस बिठा सके। जैसे कमीज की बाहें उदाहरण के तौर पर बताया गया है। जैसे कमीज की बाहें एक पहलू और एक बाह के संगत है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अधिकतर लोगों की 2 आंखें होती है। एक रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं और तर्क के भी 2 पक्ष होते हैं। हम इन अलग अलग वस्तुओं के समूह में एक सामान्य गुण को अमूर्त रूप में पाते हैं और वह है हरेक में वस्तुओं की संख्या। यह वह संख्या है जिसे हम 2 कहते हैं। पिछले उदाहरण की तरह इस गुण का अमूर्तीकरण करने के बाद और 2 को समझ लेने पर अब हम संख्या के 2 के बारे में सोच सकते हैं बिना उन वस्तुओं पर ध्यान दिए जिन के इस्तेमाल से हमने यह अवधारणा बनाई कि संख्या 2 का अन्य संख्याओं जैसे 6 और अन्य अमूर्त गणितीय वस्तुएं जैसे आयातों के साथ पूरी तरह से अमूर्त और औपचारिक संबंध भी होता है। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र के द्वारा समझाया गया है दोस्तों कि एक आदमी के 2 चेहरे होते हैं। क्या हम सबके 2 चेहरे होते हैं? जैसे कि ऊपर में साधु है और अंदर से क्या है? अंदर से बहुत ही क्या है? बुरा आदमी का चित्र दिखाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अमूर्तता को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्शन। क्या है? एब्स्ट्रैक्शन को समझना। किसी अवधारणा को अमूर्त रूप में देख पाना वह क्षमता है जिससे हम उस अवधारणा के अनेक विशिष्ट उदाहरणों को देख सकते हैं। यह पता कर सकते हैं कि उनमें कौन सा गुण सामान्य है। वस्तुओं से उस सामान्य गुण को अलग करके देख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि उन वस्तुओं से हटकर उस गुण की एक स्वतंत्र पहचान है। गणित की दुनिया में अब इस गुण का अपना ही अस्तित्व है या अपना ही एग्जिस्टेंस है। गणित की दुनिया ऐसी ही वस्तुओं से बनी है जिनसे आगे और अमूर्त अवधारणाओं और इन वस्तुओं के बीच अमूर्त संबंध को क्या किया जा सके? स्थापित किया जा सके, यानी कि अमूर्त वस्तुओं को पैदा किया जा सके। इन अमूर्त वस्तुओं की समझ हम 2 तरीके से बनाते हैं। वह है जिससे हम संख्या के बारे में अपनी अवधारणा का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल है अलग अलग वस्तुओं का सावधानी से अवलोकन और उन वस्तुओं के गुण को पहचानना, उस गुण को उन वस्तुओं से अलग करना जिनसे उनका अमूर्तीकरण किया गया हो, जिससे उन वस्तुओं का क्या किया गया हो? अमूर्तीकरण किया गया हो। तब यह गुण अवधारणा के रूप में अध्ययन के लायक वस्तु बन जाती है। यह अनेक गैर गणितीय अवधारणाओं जैसे रंग के लिए भी सही होती है। अलग अलग गैर गणितीय अवधारणाओं के लिए भी क्या होती है? ये सत्य होती है। गणित की 2 अन्य अवधारणाओं और गैर गणितीय क्षेत्र की 2 अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो अमूर्तीकरण की प्रक्रिया से पैदा होती है।
समझाइए कि अमूर्तीकरण किस तरह से होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो हमने आपको ऊपर थ्योरी में पढ़ाया उसी से ही ये प्रश्न बनाया गया है कि गणित में जो अमूर्तीकरण है वो किस तरह से बन रहा है। इस प्रकार अनेक गणितीय और अन्य अवधारणाएं विशिष्ट उदाहरणों से अनेक अमूर्तीकरण द्वारा पैदा होती है। हम इस प्रक्रिया से किसी बिंदु रेखा की संकल्पना का अमूर्तीकरण कर सकते हैं। जैसे स्कूल में हमें बताया जाता है कि बिंदु समष्टि में किसी स्थान को दिखाता है और इसकी कोई विमा यानी कि डायमेंशन नहीं होती। बिंदु की कोई क्या नहीं होती, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसी बिंदु की कितनी विमा होती है। तो बिंदु की कोई भी विमा डायमेंशन लेस होता है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। जबकि समष्टि में बनाए गए छोटे से छोटे बिंदु की भी कुछ न कुछ विमा यानी कि डायमेंशन होती है। इसलिए हम बिंदु की अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस वस्तुओं से नहीं कर सकते, क्योंकि आदर्श रूप से बिंदु का ठोस निरूपण नहीं हो सकता। क्योंकि आइडियल रूप में हम बिंदु यानी किसी पॉइंट को ठोस रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। इस समस्या को हल करने का कोई आसान तरीका नहीं है। इसलिए इस अवधारणा का इस्तेमाल करते समय हम अक्सर इस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस तरह कागज पर हम मूल बिंदु जीरो जैसे बिंदुओं को दिखाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि यह असलियत में बिंदु को दिखाया ही नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि असलियत में बिंदु को दिखाया ही नहीं जा सकता। यह एक अमूर्त वस्तु है। बिंदु क्या है? एक अमूर्त वस्तु है जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। ठीक यही बात रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट या रे किरण जैसे अन्य ज्यामितीय अवधारणाओं पर भी लागू होती है। इन सभी अमूर्त अवधारणाओं का गणित की दुनिया में कुछ माने गए नियमों और परंपराओं के तहत अस्तित्व होता है। इन नियमों को अभिगृहित यानी ऑक्सिम्स कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सिम्स या अभिगृहित कहते हैं। ऐसी अमूर्त अवधारणाओं और संबंधित अवधारणाओं को समझने और इस्तेमाल कर पाने के लिए हम उन्हें प्रतीकों के रूप में निरूपित करने का एक तरीका चुन लेते हैं, यानी एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका चुन लेते हैं। एक बार एक खास तरीकों को तय करने के बाद हम इनका इस्तेमाल करके अपने दिमाग में मौजूद दूसरी वस्तुओं के प्रतीक तय कर लेते हैं। यह एक अन्य तरह का अमूर्तीकरण है। ये क्या है? एक अन्य तरह का अमूर्तीकरण है। अमूर्तीकरण के इस दूसरे रूप के मुताबिक ही यूक्लिड एक साइंटिस्ट है, यानी कि मैथमेटिशियन है। यूक्लिड्स ने कहा कि बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है। यूक्लिड ने क्या कहा दोस्तों? यूक्लिड ने कहा कि बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन यूक्लिड ने कहा था। इसे रेखा जो खुद एक अमूर्तीकरण है, रेखा लाइन क्या है? एक अमूर्तीकरण का उदाहरण है, को जोड़ने से एक पृष्ठ यानी सरफेस का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं। अमूर्तीकरण के इन स्वरूपों का इस्तेमाल ही गणित का सार तत्व है। अमूर्तीकरण के इन स्वरूपों का इस्तेमाल करना यानी कि किस तरीके से यूज़ करना है, यही जो है गणित का सार तत्व है। अलग अलग उदाहरण देते हुए अमूर्तीकरण के जिन दो रूपों की चर्चा की गई है उनका अंतर समझाइए। हमने दोस्तों आपको ऊपर में जो भी थ्योरी समझाया उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस भाग में हमने गणितीय सोच की एक विशेषता की चर्चा की। सोच की यह प्रक्रिया व्यापीकरण का हिस्सा है। ये जो सोच का हिस्सा है वो व्यापीकरण का हिस्सा है। वास्तव में व्यापीकरण ही वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर गणित की दुनिया का विकास हुआ है। व्यापीकरण ही क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गणित की दुनिया का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो
तो दोस्तों ये थी आपकी गणित को किस तरह से समझना है और गणित के तत्व किस तरह से आप बच्चों के दिमाग में विकसित कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।